हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम लोग का आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि एसएससी के कई एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो फिजिक्स हाउस में आप लोग का स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग चैनल को भाई। आप देख सकते हैं आप लोग की सब्सक्राइब की मुझे कितनी आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोस्त गुरु जी का भी चैनल थोड़ा आगे की तरफ चले, तो आप लोग उसके हाथ में इसकी हैंडल है, आप लोग चाहे जहाँ ले जाएं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर, समय को बर्बाद न करते हुए, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अपना आसानी से लोग पढ़े रहें, ठीक है। देखिए जैसे, तो भाई देखिए हम लोग जो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में पूछा गया है भाई। देखिए ध्यान से, तो चुंबकीय बल, देखिए ध्यान से, जो जो पहला ऑप्शन है, देखिए जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला भाई चुंबकीय बल कह रहा है। तो चुंबकीय बल तो हो नहीं सकता। ये चुंबकीय बल क्या भाई, दो चुंबक के बीच लगता है ना, ये चुंबक, एक एम ध्रुव, एक चुंबक का एन ध्रुव, इनके बीच चुंबकीय बल लगता है ना। चुंबकीय बल क्या होता है, एक आकर्षण बल भी है, एक प्रतिकर्षण बल भी है, ठीक है ना। ये आपका आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। विद्युत चुंबकीय बल, ये भी ऑप्शन गलत है। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या भैया, दो आवेशों के बीच लगता है, एक प्लस क्यू, एक दूसरा भी प्लस क्यू, प्लस माइनस कुछ भी होता है। ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और एक रिपल्सिव फोर्स भी होता है। देखिए तीसरा क्या भाई, सी क्या है, अनुदैर्ध्य बल। तो जो देखिए जो अनुदैर्ध्य बल होता है वो भाई देखिए प्रतिबल वाले चैप्टर में आता है। किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल नहीं होता है, ये अनुदैर्ध्य बल होता है। अनुदैर्ध्य बल बटा के विकृति वाला जो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, तो यहाँ पर उसका कोई मतलब उत्तर नहीं है। जो डी ऑप्शन है, सी, ए भी गलत, बी भी गलत और सी भी गलत। तो जी डी है भाई, इसका देखिए यही देखिए कौन सही है, सी। देखिए डी का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे इस बात को कि आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन हम लोग नहीं बता रहे हैं। ऑप्शन तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन जो एक डिस्कस है उस डिस्कस को करना जरूरी है। ध्यान से, जो डिस्कस है यही हम लोग को और भी हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। डिस्कस ही हमें करना है और कुछ नहीं, और आता तो आपको भी है, ठीक है ना। तो डिस्कस इसे हम लोग कहाँ तक करते हैं ये बातें हम लोग जो है भाई, तो इसे हम भाई साफ करते हैं। चलते हैं आगे की हम लोग। अब देखिए ध्यान से, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शीशा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, जो शीशा होता है ये एक प्रकार का भाई उत्तोलक वाली मशीन होती है, ठीक है ना। उत्तोलक वाली मशीन होती है, तो इसे आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई उत्तोलक, क्या बच्चों, उत्तोलक होगा। आने बात समझ में, इस वाले का ऑप्शन क्या था भाई, डी था, ठीक है। देखिए अभी नौवां प्रश्न, नवा प्रश्न क्या है भाई, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल। अच्छा, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, तो अधिक द्रव्यमान की कौन है भाई, ये अधिक द्रव्यमान की। अच्छा ठीक, ये हम लोग की हो गई है, ये अधिक द्रव्यमान की, ये हम लोग की क्रिकेट बॉल है, ठीक है ना। देखिए जो क्रिकेट बॉल है भाई, हमने इसको लिखा भाई कैपिटल के। जो टेनिस बॉल है इसको लिखा भाई टी, स्मॉल टी। और देखिए जो क्या भाई अधिक द्रव्यमान किसका है भाई, क्रिकेट की बॉल का, तो मैंने इसको कैपिटल एम कर दिया है। और जो छोटी गेंद भाई जिसका जो द्रव्यमान कम, इसको स्मॉल एम कर दिया है, ठीक है ना। और समान वेग से, ये भी बच्चों क्या भैया, ये भी बच्चों समान वेग, इसका भी वेग है, इसका भी वेग भी है। तो मैं आपसे बात करूँ बच्चों कि इसमें किसका संवेग अधिक होगा। क्रिकेट का बॉल का जो संवेग होगा पी के, मतलब क्या है, बराबर कैपिटल एम भी। और टेनिस बॉल का जो संवेग होगा बच्चों, ये जगह भैया पी टेनिस बॉल का क्या हो जाएगा बच्चों, ये जगह हम लोग का स्मॉल एम भी। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे बात करूँ जो संवेग किसका अधिक होगा, क्रिकेट के बॉल का संवेग अधिक होगा, क्योंकि भाई इसका द्रव्यमान अधिक है। अच्छा, ये हम लोग का टी है, सॉरी, ये हम लोग का टी है, ठीक है ना, यहाँ पर टी हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो ये अधिक है,
तो अब आप ध्यान दीजिए किसको रोकने के लिए अधिक बल लगेगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, जो बल का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो भैया जो बल है वो संवेग के समानुपाती होता है, ठीक है ना, संवेग के समानुपाती होता है बच्चों, ध्यान रहे। तो अब ध्यान दीजिए, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। हुई जो क्रिकेट बॉल के लिए किसकी थी, अधिक बल की, एकदम सही बात। कम बल की नहीं, समान बल नहीं, अपरिमित बल नहीं बच्चों, समान बल तो एकदम नहीं, क्योंकि दोनों का संवेग अलग अलग है। देखिए ध्यान से, ये हम लोग क्या भाई, ये जो डिस्कशन हम लोग का है एकदम क्लियरिटी है। हाँ क्यों अधिक है ये आप बात जान लीजिए भाई, संवेग अधिक है क्रिकेट के बॉल का। आनी बात समझ में, देखिए ध्यान से, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं, यही न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। मेरे ख्याल से आप लोग इस प्रश्न को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि सर हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यार, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं भाई, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं, वायु और जल का प्रवाह जो है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, ये भाई हम लोग का एक सिद्धांत है, कॉरियोलिस का सिद्धांत। ये कॉरियोलिस सिद्धांत के अनुसार एक जो फोर्स होता है, जिसके कारण जो वायु के जो वेग होते हैं ना, वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, ये भैया उत्तरी गोलार्ध पर ये भाई ये बाईं ओर घूम जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध पर बच्चों ये बाईं ओर घूम जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ का जो इसका जो उत्तर होगा, जो वही ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो आप, ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यदि एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास, तो भैया जो जानते हैं आप लोग क्षैतिज परास लिखा होता है, यहाँ से एक कोई पत्थर होता है जिससे हम लोग इसे भी वेग से फेंकते हैं, तो ये भाई पत्थर जैसे ये गिरता है, इससे हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास। और ये बच्चों जो उसकी जो ऊंचाई होती है, ये जो वैसे मैक्सिमम ऊंचाई होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पहले क्षैतिज परास का जो सूत्र क्या होता है, पहले आर बराबर क्या होता है, आर बराबर बच्चों जो हम लोग का जो सूत्र होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बच्चों, साइन टू थीटा, ये हम लोग का साइन है, ठीक है ना। हमारी पेन क्यों छोड़ रही है बार बार, ठीक है क्या, हम लोग का साइन टू थीटा, ठीक। अच्छा, अपान के जी बच्चों, अपान के जी होता है, और एच क्या होता है, एच होता है यू स्क्वायर, ठीक, यू स्क्वायर, और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपान के 2g। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमारे पास ये सूत्र हो गए। उसके बाद कह रहा है भाई कि जो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है ना, ये बच्चों, हाँ अधिकतम, क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। ये जो आर वाला है कि नहीं, ये बच्चों 4h के बराबर है। तो मैं आपसे कहूँ कि 4h बराबर के साइन टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा बच्चों, साइन टू थीटा अपान के जी। अब देखिए ध्यान से, तो इसको मैं भाई कह सकता हूँ कि जब ये 4h बराबर इतना है, आपसे क्या क्या देखिए, अधिकतम ऊंचाई 4 गुना है, मतलब देखिए हाँ, क्षैतिज परास जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है ना बच्चों, मतलब क्षैतिज परास इसके अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना, मतलब जो आर है इसका 4 गुना है। तो अब ध्यान दीजिए, तो मैंने एक बात, इसको मैं आर जब मैं 4h लिख सकता हूँ, 4h के स्थान पर हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान के जी। अब इस समीकरण में आप h का मान रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि 4 एच का मान यहाँ पर है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं अगले पेज का मैं यहाँ पर मैं सहायता लूँगा, क्योंकि थोड़ा मुझे यहाँ पर जगह थोड़ी सी मुझे कम हो रही है ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से,
तो इतनी चीज़ों को मैं थोड़ा साफ़ करूँगा कि नहीं, इसी में थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ये जो चीज़ें हम लोग की हैं इसे मैं थोड़ा साफ़ करने वाला हूँ। ये इतनी चीज़ें, ये इतनी चीज़ें, ठीक। देखिए अब ध्यान से, तो जहाँ पर ये एच है ये हम लोग का 4H हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, भाई ये 4H है तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे स्टूडेंट्स कि 4, कहाँ गया मेरा पेंसिल, ये हो गया पेंसिल, 4H के स्थान पर क्या रखिए आप लोग, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा के 2G यहाँ रहे। अब बच्चों अब बराबर के ये चीज़ आएगा ना, ये 4H के स्थान पर बने रखा, तो ये क्या भैया, ये हम लोग को हो जाएगा, सॉरी ये हम लोग को यहाँ पर ये U स्क्वायर है बच्चों, ये हाँ यहाँ पर ये हम लोग का U स्क्वायर है, ठीक है ना, U स्क्वायर साइन थीटा अपन के जी। तो देखिए ध्यान से, मैं इन सब चीज़ों को मैं बराबर कर दूँ भाई, मैं यहीं पर बराबर कर दूँ बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा जगह कम होने के चलते हमने इसको ऐसा कर लिया। तो मैं नीचे की चीज़ों को मैं अब काटूंगा ध्यान से इसको, क्योंकि हमको आवश्यकता पड़ने वाली जगह की भाई। अब देखिए ध्यान से, हाँ अब देखिए, तो मैं यहाँ से मुझे भाई क्या क्या चीज़ में कर, जी से जी बच्चों कैंसिल हो रहा है ना, जी से जी कैंसिल हो रहा है, देखिए जी से जी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक, ये 2 2 जा 4 हो गया भैया, ठीक है। ये हम लोग का 2 2 जा 4, ये 2 वाट में 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर हम लोग को बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर के, इधर हम लोग को बचेगा साइन 2 थीटा। अच्छा देखिए ध्यान से, अब साइन 2 थीटा का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ भी हम लोग का एक 2 बचा हुआ है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा ये, ठीक। और ये हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा से एक साइन हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा ठीक है भाई। इधर देखने को बनेगा भाई साइन थीटा, इधर हम लोग को बनेगा भाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कितने अंश का मान बराबर होता है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर इसको 45 अंश। देखिए साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान बराबर होता है, मतलब थीटा का मान कितना होगा भैया 45 अंश होगा बच्चों, एकदम सही बात, ठीक है। हम लोग चलते हैं, सर जी आपने पूरा का पूरा रंग दिया, क्या करे भाई क्वेश्चन ही ऐसा था। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बहुत बड़ा था या क्वेश्चन बहुत ही कठिन था, ऐसा नहीं था। जिस अगर आप इसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस बात को ध्यान देना, जो अधिकतम क्षैतिज परास होता है ना, ये जो अधिकतम जो क्षैतिज परास होता है, ये भैया अधिकतम क्षैतिज परास मैक्सिमम, ये ध्यान रहे, ये मैक्सिमम ऊंचाई का 4 गुना ही होता है, खास करके 45 अंश पर। जब थीटा का मान 45 अंश होता है ना, तो ये जो आर मैक्स होता है, जो क्षैतिज परास होता है, ये एच का 4 गुना ही होता है। आई ना समझ में, 45 अंश पर बच्चों, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को लगाना नहीं पड़ता है परीक्षा में, बस ये तो आपको दे दिया तो आप इसे अपने दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। आई नहीं बात समझ में। तो देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, हम लोग चलते हैं अब आगे अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है ना।
अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को कहा जाता है। भैया ध्यान देना, समान रूप से त्वरण में वेग में या तो वृद्धि होने वाली है या तो वेग में कमी होने वाली है। मतलब क्या है, जो डेल्टा वी है, जो वेग डेल्टा वी का मान बच्चों क्या है, वो आपको एक समान मिलने वाला है। वेग का जो परिवर्तन है कि नहीं, वो आपको समान मिलने वाला है। समान रूप से बढ़ेगी या समान रूप से घटेगी, तो ऐसे में ध्यान रखो, वेग का परिवर्तन हो रहा है और वो भी समान रूप से हो रहा है। जब वेग का परिवर्तन हो तो उस पर कहते हैं त्वरण, लेकिन जब वेग का परिवर्तन समान रूप से हो तो जो उत्पन्न त्वरण होता है उसे कहते हैं एक समान त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन समान रूप से हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक है, ए और बी। ठीक है, वह गोलक ए को नीचे की ओर गिराता है, मतलब कि कोई गोलक है, ये ए है, ये नीचे की ओर गिरता है। उसके बाद फिर क्या है भाई और उसी समय बी गोलक को वह क्षैतिज रूप से समस्तर फेंकता है, जैसे क्षैतिज रूप से। ये बच्चों बी जो गोलक है इसको वह ऐसे फेंकता है, ये बी गोलक ऐसे है, ऐसे इसको फेंक दे बी गोलक को। तो आपको ध्यान देना है कि ये धरती पर कौन आगे या कौन पीछे जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें इस बात को, ये दोनों के दोनों जो पत्थर हैं एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे। इसमें कौन सा कथन सही है? मैं जानता भाई दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखते कौन सा दिया हुआ है, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। मेरे तरफ से ये ऑप्शन सही हो गया। अब मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गोलक ए भूमि पर पहले पूछेगा, बी भूमि पर नहीं, कोई बात नहीं, इसका उत्तर भी दिया हुआ है ए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है क्या। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं हम लोगों को, ठीक है। अब सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि हो है। जो सेकेंडों का जो लोलक होता है भैया, उसकी जो समय टाइम पीरियड होता है वो होता है बच्चों 2 सेकेंड। क्या होता है बच्चों? 2 सेकेंड। इस बात का ध्यान रहे, इसका तो 2 सेकंड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें कोई बात नहीं, डी ऑप्शन को दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कई बार परीक्षा पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है ना, एमटीएस में पूछा हुआ है। तो इस बात को ध्यान, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? ध्यान रहे, जो जेट इंजन होता है, पहले आप ये बताइए जेट इंजन क्या होता है। देखिए जेट इंजन जो होता है आप लोग देखे होंगे, जैसे कि ऐसे 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 इसके पीछे से धुआं फेंकता है भैया, फिर धुआं फेंकता है ऐसे ऐसे। तो ये हो गया हम लोग का जेट इंजन, ठीक है ना। अब जेट इंजन क्या करता है भैया? संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। एकदम सिंपल सी बात है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें से हम लोग उत्तर हो जाएगा भैया, कहाँ गया सी, उत्तर का सही होगा ये सी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग का जेट इंजन क्या है, कार्य करता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। 3 हो गया था, चौथा देखिए, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि। ओह, तुल्यकाली, ठीक है ना, उपग्रह देखिए इसका भी टोटल जो टाइम पीरियड बच्चे 24 घंटे। क्या था भैया? 24 घंटे। हम लोग को इसका उत्तर दे भी रखा हुआ 24 घंटे। तो कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। जहाँ पर हम लोग को मिलेगा खूब अच्छे से बेहतरीन प्रश्न, तब हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। ये सब प्रश्न हम लोग को याद करने वाले हैं। भार मात्रक रूप से किस वस्तु का जड़त्व आ पाता है? अच्छा एक मिनट, कुछ इसमें त्रुटि प्रश्न में हो गई। अच्छा, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु के जड़त्व, देखो भैया मैं आपको बता दूं, जड़त्व की बात आ गई तो भैया जड़त्व क्या होता है बच्चों? ये किसी प्रकार की कोई भी भौतिक राशि नहीं है। जो जड़त्व है
ये भौतिक राशिक नहीं है, ठीक है ना। जड़त्व भौतिक राशि नहीं है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। किसी वस्तु के अंदर का जो जड़त्व होता है भैया उसके द्रव्यमान से पता चलता है। द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। इस बात को रट लेना, दिमाग में बैठा लेना। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर सी, वो भी द्रव्यमान, ठीक है ना। वस्तु है इसमें, वस्तु के वजन से नहीं, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। भैया ये जो ऑप्शन है ये बच्चों इसके संवेग को बताएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उसके संवेग मतलब पी को बताएगा। द्रव्यमान, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। उसके द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल, नो बच्चा, द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल बच्चों ये बताएगा भैया एफ को, बल को बताएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है ना। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है क्या, ठीक है। देखिए अब क्या है भाई, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण। देखो बच्चों 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का जो त्वरण है वो है बच्चों ए बराबर जो है इसका है, इसका ये त्वरण है ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये सब चीज़ का त्वरण हो गया ना, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आगे कह रहा है भाई कि किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का, देखिए बच्चों ए का मान हमें दे दिया, ठीक। उसके बाद कहा है कि किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड हुआ। इसके जो प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया हम लोग का 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, सेकंड, ठीक। उसके बाद क्या है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका पेंसिल में चेंज कर लूँ क्या इसका, ठीक है, कलर चेंज कर लूँ उसको मैं, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या भैया भी इसका जो दिया है बच्चों, ये दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। उसका मतलब है कि कितना विस्थापन तय करेगा। अरे भैया आपको दे दिया ए दे दिया भी यू, ये यू दे दिया आपको और भी दे दिया, इन तीनों में संबंध कौन सा समीकरण बताता है गति का, तो भैया केवल एक ही समीकरण बताएगा आपको, भी स्क्वायर बराबर के यू स्क्वायर प्लस के 2a, यस यही समीकरण है जी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ भी स्क्वायर बराबर के यू स्क्वायर प्लस के 2a, यस। देखिए ध्यान से, भी का मान क्या है भैया 30 का स्क्वायर, भी का मतलब क्या है 30 का स्क्वायर बराबर के यू स्क्वायर का भैया 10 का स्क्वायर, ठीक, 10 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा ए का मान 4 गुणा यस, यही बात हम लोग ध्यान से 4 गुणा यस, ठीक है। तो मैं इसको हल कर लूँगा, इसको आप इधर फेंक दीजिए, तो 30 का जो स्क्वायर होगा ये आपका हो जाएगा 900 माइनस 100, ठीक, बराबर के 4 दूना के 8, यस, यही ना। ये हम लोग कितना बन जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 800 बराबर के 8, यस। तो ये 8 से ये कट जाएगा आप लोग का, आ जाएगा आप लोग का 100 बार में, कितनी बार में 100 बार में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का 100 बार में। तो यस बराबर आपको क्या मिल गया, यस बराबर 100 मीटर। इसका आंसर हम लोग का हो गया सी, एकदम सही आंसर, ठीक है, सी वाला इसका आंसर। तो मैं इसे साफ करूँगा इरेजर से, क्योंकि चलते हैं हम लोग आगे वाले प्रश्न पर, ओके, ठीक है ना। हम लोग, और आप लोग के पास भी कोई प्रश्न रहे तो मैं आपको बता दूं भाई, हम लोग एक, आप लोग जैसे डिस्कस होगा, हम लोग एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं डायरेक्ट हमसे कि सर हमें ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने आगे प्रश्न पर, पेंसिल को उठाते हैं, चलते हैं हम लोग अपना काम करते हैं,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से कह रहा है 19वां, एक समान गति वाला पिंड। बच्चों ध्यान रहे, जब एक समान गति वाला जो पिंड है उसका मतलब ध्यान दीजिए, एक समान गति वाला पिंड मतलब क्या भैया, एक समान गति वाला जो पिंड है वो आपका बच्चा हो गया भी जो है बराबर यू। मतलब कि जो भी है और जो यू है ये बच्चों बराबर हो गए, उसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बराबर हो गया, तभी ना होगा एक समान गति वाला वेग पिंड। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा बी माइनस यू बराबर के 0, मतलब कि डेल्टा भी बच्चों 0। अब त्वरण की बात क्या होती है, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, मतलब ये भी क्या हो गया 0, मतलब त्वरण भी आपको 0 मिलेगा एक समान वेग से गतिशील वस्तु है तो आपसे क्या करा ऑप्शन में, त्वरण नहीं होता है, एकदम सही बात, त्वरण हो सकता है। अच्छा, त्वरण हमेशा त्वरित बच्चों, सी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक समान वेग होता है, ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, उसका फिर क्या देखिए ध्यान से, जो बी इसको ऑप्शन सही कह रहा है, ये किताब कह रहा है कि इसका बी ऑप्शन सही है। नहीं बच्चा, मुझे तो नहीं लगता इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं जबरी क्योंकि जब तक जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से इसका जो त्वरण बच्चों, ये त्वरण नहीं होगा, मतलब इसका त्वरण से त्वरण 0 होगा भाई, त्वरण ए इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो सही है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग अपने दिमाग से बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, तो भाई जहाँ तक मेरे नॉलेज से इसका उत्तर भाई ए ऑप्शन इसका उत्तर जो सही बच्चों, ध्यान से, ये कोई जरूरी नहीं किताब ये जो दे दिया हमको ऑप्शन वो सही देगा। ठीक है ना, ये खान सर वाली किताब है, लेकिन खान सर जी तो इसको लिखे थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, खान सर जी का नाम पर किताब चल रहा है बस। ठीक है ना, आरबीडी के जो भी है। ठीक, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले, देखो भैया ध्यान से, भैया जो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, यही तो है भैया रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये किसके बराबर, यही बच्चों ध्यान दे भैया, यही हम लोगों का ये एफ के समानुपाती होता है, यही हम लोग का न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का सेकेंड ला है, ये सेकेंड ला, ये सेकेंड ला है। ठीक है ना, न्यूटन की गति का। आई की निवासन में एकदम सही बात, इसका जो ऑप्शन होगा भाई सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने आगे प्रश्न को, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ये सब तो आता है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल किसी दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती हो तो वस्तु की गति, अच्छा, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर मैं आपसे बात कहूँ मेरे पास कोई वस्तु है, ये कोई बॉल है, मेरी पेंसिल कहाँ जा रही है भाई, ये कोई बॉल है, ये बच्चों ऐसे भी वेग से गतिशील कर रहा है, और भाई इस पर जो बल लगाया गया है उसकी दिशा गति की विपरीत में, देखो जैसे इस पर जो बल लगाया जाएगा बच्चों, ये विपरीत बल लगाया गया इस पर। ठीक, तो अब मुझे बताना, तो वस्तु का वेग बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए ध्यान से, क्या बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा कब, जब आप इसी की दिशा में बल लगाएंगे तब। ठीक है, लेकिन कह रहा है भाई घटने के लिए जो दूसरा रुक जाएगी क्या, सही बात है, हाँ रुक सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुरंत रुकी जाए। क्या हर एक गतिशील वस्तु पर थोड़ा सा भी लगाया गया बल वस्तु को रोकने के लिए काफ़ी है। अगर ऐसी बात होती है ना, तो एक चलती हुई कार से बहुत कीड़े मकोड़े टकराते हैं, वो उन पर रोकने का प्रयास कर सकते हैं, वो भी तो ढकेलेंगे ना ढकेलेंगे, कार रुकेंगे लेकिन नहीं रुकती है। सभी वस्तु को रोकने के लिए एक आवश्यक बल का मान होना चाहिए, वो आवश्यक बल होगा भी तभी। ठीक है, तो हमारे देखिए बल जो हमारा सूत्र भैया वो बल सही है। ठीक, उसके बाद फिर क्या बच्चों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वो हम लोग कह रहे हैं भाई यदि किसी, हाँ सॉरी एक मिनट, ये इसका कहाँ गया जी, रुक कम होती, क्या बच्चों कम होती, सी ऑप्शन इसका सही बच्चों, सी ऑप्शन ना जी, इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर, अगले पेज पर 4 हो गया, 5वां पेज। देखिए 10 की ग्राम द्रव्यमान वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड में गति कर, इसका संवेग, संवेग भैया पी बराबर क्या होता है बच्चों, एम भी होता है। तो पी बराबर का मतलब क्या, एम का मतलब क्या 18 गुणा भी का मान मतलब है 6। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 18 का 6 करिए, 8 छंग 48, ठीक है, 6 एक कम 6, 6 4 10, 108 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, क्या आएगा भैया 108, देखो ध्यान से 108 का सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई ना समझ में। ठीक है, चलते हम लोग आगे पर, चलते हम लोग
क्योंकि हमें और भी हमें प्रश्न करने हैं। ठीक है, सूत्र पर रखा हुआ इसका सवाल था, यह आपका CHSL में आया हुआ प्रश्न है भैया, CHSL में। चलो ध्यान दो, किसी संतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण। देखो भैया, संतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, पहले असंतुलित बल द्वारा। तो असंतुलित बल का मतलब क्या है भैया कि F नॉट इक्वल टू 0। संतुलित बल कब होता है? जब F इक्वल टू 0 होता, मतलब कि टोटल F नेट, मतलब कि जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ध्यान रहे, ऐसे कंडीशन बच्चों त्वरण उत्पन्न ही होगा 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 होगा। देखिए, बल के अनुपाती होता है, एकदम सही बात। बल के विरुद्ध पहले F बराबर के ma है, ये त्वरण F से कैसे रिलेशन रख रहा है? ये अनुक्रमानुपाती का रिलेशन रखा है ना जी। तो व्युत्क्रमानुपाती कहाँ से होगा? एकदम गलत, बी वाला। बल के प्रभाव स्वतंत्र का नहीं भी है, स्वतंत्र का मतलब क्या? फ्री। ठीक है, हमेशा शून्य। अरे एकदम कैसे शून्य हो जाएगा? त्वरण शून्य कब होता है? जब संतुलित बल होता तब, जब संतुलित बल होता तब। लेकिन असंतुलित बल है तो भैया बल के अनुक्रमानुपाती होगा जो त्वरण होगा उत्पन्न। ठीक, अगला प्रश्न जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फैकाल्ट में पेंडुलम के दोनों की सतह के लिए घूर्णन गति की जिम्मेदारी हुआ? इसके बारे में आप नेट पर जाकर देखें। ये कोई जापान का कोई साइंटिस्ट था, इसके सब एक पेंडुलम का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, जो हम लोग का कोरिओलिस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, अभी हम इसका हम पढ़ा ना भाई, कोरिओलिस मतलब क्या है। इसके चलते दक्षिणी ध्रुव पर हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं, उत्तरी ध्रुव पर दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ाते इसको। ठीक है, चलते हम लोग अगले पेज पर। हाँ, छठा पेज। ठीक, देखिए से, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है वस्तु गति कैसे भी हो। समान समय में असमान दूरी तय करती है भैया, बहुत सिंपल सी परिभाषा है भैया। ये देखिए ध्यान से, ये हम लोग का असमान वेग का बच्चों परिभाषा है और कुछ नहीं है। समान समय में समान वेग दूरी तय करेगी तो समान वेग, समान समय में असमान दूरी तय करेगी तो असमान वेग। ठीक है ना, समान समय में समान दूरी तो क्या हो जाएगा हम लोग का? समान वेग। समान समय में असमान दूरी तो असमान वेग। हम लोग ध्यान से अगला प्रश्न जो हम लोग का है, ठीक है, उससे हम चलते हैं। दूध को मथने में क्रीम को अलग होने के कारण क्या है? से तो ऐसे इसको कई, ये SSC में आया है, हायर सेकेंडरी 10+2 में आया है। ठीक है, ठीक है ना, टेक्स अंतर जो परीक्षा उसमें भी है। ठीक, 2010 से। तो ये जो अपकेंद्रीय बल, आप लोग नाम सुने होंगे। देखिए, अपकेंद्रीय बल का होता है जो किसी वस्तु को गति कर रहा है तो उसके केंद्र से, ये केंद्र की ओर हो गया, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वही होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या अपकेंद्रीय बल होता है? ध्यान से, जो अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही दूध से, दही से मक्खन अलग होते हैं मथने पर। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, क्या इस पर ज़्यादा बहस करने वाली बात नहीं है। गति का समीकरण में v/u+at/u को, अरे भैया देखो, u बच्चों हम लोग को होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक वेग होता है। v क्या होता है? आपका होता है अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। अच्छा, यश क्या होता है भैया? विस्थापन होता है। ठीक है ना, विस्थापन होता है। टी क्या होता है बच्चों? समय होता है। ठीक है ना, ये हो गई हमारे बात। ध्यान से, एक चीज़ और छूट रही है, ए बराबर बच्चों होता है त्वरण होता है। ये 5 चीज़ें होती हैं गति के समीकरण में। गति के 3 समीकरण होते हैं। ये 5 चीज़ें आप लोग को ध्यान में, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ जा रहा है यार। ये सभी चीज़ों का आप छोटी मत समझा करिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है ना, आप प्रश्न को इतना मत हल्के में लीजिए कि नहीं हाँ ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा भी डाउट मत करिए। सिंपल चाहे बड़ा कठिन हो, सभी आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है ना, 10 सही कर लोगे, यही गलत कर दोगे फिर काम गड़बड़ा जाएगा फिर। ठीक है ना, एक एक चीज़ को हमें टॉपिक को ध्यान में रखना चलना है। ठीक है ना भाई, इतने दिनों से अपने सपनों को आप लिए हो। ठीक है, सपनों के साथ मजाक नहीं करना बच्चों। ठीक है ना, देखिए, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत। देखो बच्चा, इसका हमने थोड़ा सा सर्च किया हमने यूट्यूब पर, सहतीर क्या होता है। देखिए ध्यान से, जो सहतीर का मतलब होता है भैया कि किसी भी एक मकान में लगाए जाते हैं सब चीज़ें। देखिए ध्यान से, जो कि बल आघूर्ण पर कार्य करते हैं जी,
ऐसे करके चलते हैं जी। ये जो लगते हैं हम लोग के ये हम लोग के सहतीर होते हैं क्या भैया, जो कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा भैया हम लोग का सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है क्या, ठीक। स्वतंत्र रूप से लटकते हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। अरे अरब, जैसे मान लीजिए कोई एक टुकड़ा है, इसको स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, इस पर किसी कील को आपको ठोकना है हथौड़े की सहायता से। तो ध्यान रहे, ये हथौड़े के साथ आपको उसको ठोकना है। जिसको ठोकेंगे आप तो भाई लकड़ी इधर तरफ भाग जाएगा। तो भैया ध्यान से, ये गति का कौन सा नियम काम कर रहा है भैया। देखिए ऑप्शन जो है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या बात सही है, न्यूटन का तीसरा नियम एकदम सही है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, न्यूटन का तीसरा नियम, इस पर आपने ये क्रिया लग गया। जब ये कील इस पर ठुकता कब, जब लकड़ी अपने जगह से न हिलता डुलता, जब इसकी क्रिया को ये प्रतिक्रिया देता। लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, इसी को ये बैलेंस करने की लकड़ी की पीछा होकर ये पीछे की तरफ भाग जा रहा है। आयनी भाषा में ये क्या है, पीछे की तरफ भाग जा रहा है। अगर ये प्रतिक्रिया दे पाता तो हम लोग का इस पर कील ठुक जाता। ये हम लोग का न्यूटन का तीसरा नियम बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है क्या अगला प्रश्न, 6 पेज हो गया। 7वें पेज पर, एक गेंद को लंब पूर्वक ऊपर की ओर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई एक पत्थर है, ठीक है ना, कोई एक पत्थर है, कोई गेंद है, इसको मैंने ऊपर की ओर फेंका। तो बच्चों ध्यान है, पहले इसकी देखिए क्या चीज़ें बदलेंगी बच्चों, इसका वेग जो होगा बदलेगा। ठीक, इसका जो त्वरण होगा, त्वरण त्वरण बच्चों जो ए होता है, इसका जो त्वरण ए होगा बच्चों ये भी बदलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों बच्चों ध्यान रहे, इसमें इसका जो एक त्वरण और भी होता है जी, बच्चों ध्यान रहे, जी बच्चों नहीं बदलेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या दिया भैया, कौन सा मात्रा अचर है, विस्थापन, नहीं, यहाँ पर गेंद है तो उस अलग विस्थापन, यहाँ पर गेंद तो अलग विस्थापन, यहाँ पर गेंद तो अलग विस्थापन, जमीन से, ये हम लोग का जमीन है, जमीन से अलग विस्थापन, विस्थापन दो गलत हो गया। त्वरण, देखिए ध्यान से, यह मुझे त्वरण कहा तो जरूर है, लेकिन कौन सा त्वरण, ये बहुत इसमें कन्फ्यूजन बच्चा। तो जो गुरुत्वीय त्वरण कहता तब मेरी बात सही होती, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बच्चों जो है तो नहीं कहा, ये त्वरण लिखा हुआ है। गति बच्चों, गति मतलब वेग, ये भी बच्चों नहीं है, ये भी बच्चों बदल जाएगा, कभी अचर रहेगी। तो बच्चों ऊर्जा, ऊर्जा कैसी, मतलब ध्यान से, ये किस ऊर्जा की बात कर रहा है, क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है बच्चों, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर गतिज ऊर्जा अलग, यहाँ पर गतिज ऊर्जा अलग, यहाँ पर गतिज ऊर्जा अलग। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इनका जो U+K है ये बच्चों इनका अचर होगा। ठीक है ना, इनका जो है U+A मतलब क्या भैया, कि इनका जो, हाँ, ये U+A बच्चों इनका जो है ये अचर होगा, मतलब कि बच्चों कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, इसका जो ऊर्जा जिसका आंसर से हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है, काफ़ी समय भी हम लोग को हो गया है, अब इसको सर जी हम लोग कभी से पढ़ रहे हम लोग, कोई बात नहीं, हमारे पास क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं खूब बेहतरीन तरीके के। ठीक है, चलते देखिए, यदि दूरी समय आरेख में एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो ये क्या, देखिए दूरी समय आरेख, ये हम लोग का हो गया दूरी, ये हम लोग का हो गया समय, इसमें सीधी झुकी हुई बच्चा, ये क्या बच्चों, ये बच्चों एक समान वेग का ये ग्राफ है बच्चों, एक समान वेग का ग्राफ है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक समान चाल या एक समान वेग, ठीक, एक समान का है। ठीक अच्छा, असामान्य कैसा होता है बच्चों, देखो असमान का ऐसे भी हो सकता है, असमान कैसे, ठीक है ना। स्थिर विस्थापन का, अरे भैया स्थिर विस्थापन का क्या होगा, ये ग्राफ होता है स्थिर विस्थापन का, आए के नहीं बात समझ में। ठीक है, चलते हम लोग अब आगे की ओर, जैसे
किसी वस्तु सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। देखो भैया ध्यान रहे, ठीक है, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। वेग में परिवर्तन बच्चों शून्य कब होगा? ये वेग को शून्य नहीं कहा है जी, वेग में परिवर्तन मतलब कि v माइनस के u बराबर के शून्य, अंतर शून्य होगा भैया। तो ध्यान रहे इस बार u जाएगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर u, मतलब कि एक समान वेग। ठीक है बच्चों, ठीक, प्रश्न को बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ लिया करिए, ठीक है। उसके बाद फिर और कुछ काम 7वां पेज चलते हैं हम लोग, ठीक है। आने बात समझ में, तो थोड़ा पानी